नमस्कार, आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर में आज कुछ मल्टीपल चॉइस वायरिंग प्रैक्टिस के बारे में करेंगे, जिसमें कुछ जनरल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स और केबल में करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से साइज सिलेक्शंस की थ्योरी को भी समझेंगे। शुरू करते हैं। डोमेस्टिक और इंस्टीट्यूशनल इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशंस में कुछ जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नॉर्म्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। वायरिंग में मिनिमम साइज कंडक्टर जो लिया जाता है वो किसी भी हाल में कॉपर कंडक्टर है तो 1 स्क्वायर mm से छोटा नहीं होना चाहिए, और एल्युमिनियम वायर्स के लिए यही साइज कॉपर से 1.5 गुना ज्यादा मिनिमम साइज 1.5 स्क्वायर mm है। लेकिन ध्यान रहे, वायरिंग में जो अर्थ की कंटिन्यूटी जिस कंडक्टर से हम बनाते हैं उसका मिनिमम साइज इन लाइन कंडक्टर से अधिक लिया जाता है, और जो मिनिमम कॉपर साइज अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर के लिए हम लेंगे वो 1.5 स्क्वायर mm लिया जाएगा। वायरिंग में जो मीटर बोर्ड है, मेन स्विच बोर्ड है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, वो सभी ग्राउंड से 1.5 मीटर की हाइट पे लगाने चाहिए। वहीं जो लाइट के ब्रैकेट्स हैं वो आंखों में चौंध ग्लेयर न हो इसलिए ग्राउंड लेवल से 2 से 2.5 मीटर की हाइट पे लगाए जाते हैं। जो हम सर्किट में फॉल्ट को डिस्क्रिमिनेट विभेदन करने, वायरिंग में फॉल्टी पार्ट का असर हेल्दी पार्ट पे कम से कम आए उसके लिए सर्किट्स, सब सर्किट्स बनाते हैं। और जो लाइट लोड के जो सर्किट्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट्स हाईएस्ट 10 रखे जा सकते हैं, और इन 10 पॉइंटों की भी कुल इलेक्ट्रिक लोड 800 वाट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अधिकतम 800 वाट या 10 नंबर तक जो इलेक्ट्रिक लोड पॉइंट्स हैं वो एक सब सर्किट में जो लाइट एप्लीकेशंस का है उसके लिए लिए जा सकते हैं। वहीं जो पावर एप्लीकेशंस के डिवाइस हैं उनमें मैक्सिमम लोड 3000 वाट तक सीमित रखना होगा, और एक पावर सब सर्किट में आप अधिकतम 2 पावर आउटलेट्स ले सकते हैं। अगर पावर आउटलेट्स की संख्या 2 से ज्यादा है या कुल भार 3000 वाट से ज्यादा आ गया तो नए पावर अप्लायंसेस को दूसरे पावर सब सर्किट में जोड़ना चाहिए। हमारा पहला प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के अनुसार अगर सिंगल फेज की हमारी सप्लाई है तो उस तरह की घरेलू डोमेस्टिक वायरिंग में जो अर्थ की कंटिन्यूटी के तार होते हैं अगर वो तांबे के हों तो उनका न्यूनतम साइज क्या होगा। तो हमें पता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायर में पॉइंट वायरिंग के लिए जो कंडक्टर मिनिमम साइज का हम कॉपर का लेते हैं उसका साइज 1 स्क्वायर mm लेना चाहिए। लेकिन अर्थ वायर जो कंटिन्यूटी बनाते हैं अर्थ सर्किट की ग्राउंड मास से, उनका मिनिमम साइज 1.5 स्क्वायर mm कॉपर में और 14 SWG गैल्वेनाइज्ड आयरन का न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ ये जो D विकल्प है हमारा, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का न्यूनतम आकार 1.5 स्क्वायर mm होना चाहिए, सही विकल्प हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर पॉइंट वायरिंग की गई है और कॉपर का कंडक्टर यूज किया गया है तो PVC इंसुलेटेड केबल में कॉपर का मिनिमम साइज 1 स्क्वायर mm और एल्युमिनियम का मिनिमम साइज 1.5 स्क्वायर mm लिया जाता है। और जब हम अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इलेक्ट्रिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल करते हैं तो ग्राउंड मास में अर्थ इलेक्ट्रोड को डाल के एक अर्थ इलेक्ट्रोड अर्थ लिंक पे ले लिया जाता है, और अर्थ लिंक से अलग अलग सर्किट और पावर अप्लायंसेस के लिए अर्थ वायर मिनिमम 1.5 स्क्वायर mm कॉपर कंडक्टर का होना चाहिए। वायरिंग में इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेस और एक्सेसरीज में जांच के लिए इलेक्ट्रीशियन एक सीरीज टेस्ट बोर्ड का इस्तेमाल करता है, और इस टेस्ट बोर्ड से हम इक्विपमेंट और वायरिंग में कंटिन्यूटी का टेस्ट कर सकते हैं, किसी तरह की फॉल्ट, ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट को भी डायग्नोस कर सकते हैं, और इक्विपमेंट या अप्लायंसेस की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए डायरेक्ट सप्लाई का टेस्ट भी आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ लाइन और न्यूट्रल के बीच में, लाइन में एक करंट लिमिटिंग फ्यूज और न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक के साथ जो सप्लाई कनेक्शन है वो सीरीज टेस्टिंग के लिए इस P3 3-पिन सॉकेट, जिसमें लाइन न्यूट्रल के साथ अर्थ भी ग्राउंड मास से कनेक्शन बनाती है, और इसी के पैरेलल में अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और एक्सेसरीज को पिन टॉप से कनेक्ट नहीं करना चाहते, सिंपल वायर से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये जो टर्मिनल स्ट्रिप है इस पर पैरेलल कनेक्शंस किए जा सकते हैं। जब हमें इनिशियल टेस्टिंग करनी होती है तो अप्लायंसेस सॉकेट आउटलेट या टर्मिनल ब्लॉक्स पर कनेक्ट कर दिया जाता है, और सप्लाई में जब हम S3 स्विच का इस्तेमाल करते हैं तो L3 लैंप सीरीज में आ जाता है, और हम इस तरह से सीरीज में आए हुए लैंप के कनेक्शंस के साथ इस टेस्ट बोर्ड को सीरीज टेस्ट बोर्ड कहते हैं। और अगर हमारी सीरीज टेस्ट बोर्ड टेस्टिंग से पता लग रहा है कि अप्लायंसेस या एक्सेसरी नॉर्मल फंक्शनिंग कर रही है तो उसकी डायरेक्ट फुल सप्लाई
वोल्टेज पे प्रॉपर फंक्शनिंग को जांच करने के लिए जब हम S2 स्विच को ऑन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो वो इस लैंप को शॉर्ट कर देता है और हमारी अप्लायंसेस सीधी फुल सप्लाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट हो जाती है। सीरीज टेस्ट बोर्ड में टेस्ट किए जाने वाले अप्लायंसेस एक्सेसरीज को सॉकेट आउटलेट या टर्मिनल ब्लॉक में कनेक्ट करने के बाद जब हम मेन सप्लाई को कनेक्ट करते हैं और S3 स्विच को क्लोज करने पर अप्लायंसेस के सीरीज में लैंप आ जाता है और इस लैंप की इंडिकेशन सर्किट में ओपन सर्किट कंडीशन या शॉर्ट सर्किट कंडीशंस को बता देती है। अगर लैंप में लाइट नहीं आ रही है तो निश्चित है कि अप्लायंसेस या एक्सेसरीज में कहीं ओपन सर्किट की कंडीशन है या अप्लायंसेस के सीरीज में किसी कॉन्टेक्ट में हाई रेजिस्टेंस की फॉल्ट डेवलप हो गई है, इसीलिए सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर ये लैंप पूरी ब्राइटनेस के साथ जले तो वो इंडिकेट कर रहा है कि अप्लायंसेस, एक्सेसरी या टेस्ट पोजीशंस में कोई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन है या किसी मेजर इंसुलेशन फेलर के हालात हो गए हैं। अगर हम यहाँ सॉकेट आउटलेट या टर्मिनल स्ट्रिप में टेस्टिंग के लिए सीरीज लैंप के साथ ट्यूबलाइट के स्टार्टर का इस्तेमाल करेंगे तो स्टार्टर यहाँ बार बार मेक और ब्रेक जब करेगा तो इस लैंप में फ्लिकरिंग होगी। लैंप में होने वाली बार बार चमक और अंधेरा, फ्लिकरिंग, ये बता देगी कि स्टार्टर सही हालत में है। अगर हम टेस्ट की कंडीशंस में एक कोई लो वोल्टेज का अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रही हैं तो लो वोल्टेज के अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस अधिक होने से सीरीज लैंप में फ्लो होने वाला करंट कम होगा और इस लैंप की ब्राइटनेस सामान्य से कुछ कम होगी। और अगर हम अधिक वोल्टेज के अप्लायंसेस को सीरीज में टेस्ट कर रहे हैं तो इस लैंप की ब्राइटनेस कुछ अधिक होगी। तो लैंप की ब्राइटनेस से हमें मालूम चल जाएगा कि सीरीज में जांचे जाने वाले उपकरण में पावर कैपेसिटी कैसी है। और ध्यान रहे, अगर शॉर्ट सर्किट की कोई फॉल्ट कंडीशंस इस टेस्ट पोजीशन पे आ गई है तो लैंप अपनी फुल ब्राइटनेस से चलेगा और वो इंडिकेशन शॉर्ट सर्किट की इंडिकेशंस हो जाएगी। तो हम लैंप की ब्राइटनेस से अप्लायंसेस की नॉर्मल कंडीशंस और पावर कैपेसिटीज के बारे में अंदाज लगा सकते हैं और एक सही दिखने वाले उपकरण को हम S2 स्विच क्लोज करके फुल सप्लाई वोल्टेज से डायरेक्ट कनेक्ट करके नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी जांच सकते हैं। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में सर्किट में जब हम किसी लैंप या मोटर को सप्लाई से जोड़कर स्विच को कनेक्ट करते हैं और अगर लैंप में चमक कम आ रही है या मोटर की गति धीमी आ रही है तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो निश्चित है किसी लैंप में चमक या मोटर की धीमी गति का कारण अप्लायंसेस को कम वोल्टेज का प्राप्त होना है और अगर सप्लाई नॉर्मल वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है तो निश्चित है कि इस सर्किट के सीरीज भाग में किसी भी कॉन्टैक्ट पोजीशंस पर लूज कॉन्टैक्ट होने पे या कॉन्टैक्ट के ऊपर ऑक्साइड फॉर्मेशन होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया है और अगर किसी सर्किट में सीरीज में रेजिस्टेंस का मान अधिक हो जाता है तो वो एक तरह की फॉल्ट बन जाती है और वो करंट फ्लो के मान को घटा देती है और अप्लायंसेस को कम वोल्टेज और कम करंट मिलने पर अगर अप्लायंसेस एक लाइट लैंप है तो उसकी चमक कम हो जाएगी और अगर एक मोटर है तो उसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। और ऐसे प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए सीरीज सर्किट में अलग अलग जगह पे कॉन्टैक्ट की पोजीशन को फिजिकली इंस्पेक्ट करने और क्लीन करने से प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया जा सकता है। यहाँ दूसरे विकल्प की भी जांच कर लेते हैं। अगर न्यूट्रल लाइन में खुला परिपथ होता तो लैंप की चमक या मोटर में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता क्योंकि सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती और इसे हम न्यूट्रल सर्किट में सारी चीजें जांच के चेक कर सकते थे। चालकों के बीच में लघु पतन होने पर हमारी एमसीबी या सीरीज में लगा हुआ ओवरलोड प्रोटेक्शन निश्चित रूप से सर्किट को ब्रेक कर देता और ऐसी स्थितियां नहीं आने देता। तो ये भी ऑप्शन राइट चॉइस नहीं है। और ग्राउंड कनेक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है, ग्राउंड कंटिन्यूटी में कोई खुला स्थिति है तो ऐसी उपकरण में लीकेज की कंडीशंस में इलेक्ट्रिक शॉक की कंडीशंस तो हो सकती थी, लेकिन लैंप की चमक कम होना या मोटर की धीमी गति होना, सर्किट में सीरीज में किसी हाई रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होना है और उपकरण को कम वोल्टेज का प्राप्त होना है। यहाँ तीसरा जो विकल्प है उच्च मान का श्रेणी प्रतिरोध दोष हमारा सही विकल्प है। जो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोकेमिकल है वो कुछ कोड को रिकमेंड करता है जो कलर नोटेशंस के रूप में है या कोई अल्फा न्यूमेरिक जिसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं उनका नोटेशन है और उस नोटेशन से हमें उस इलेक्ट्रिक वायर का फंक्शन और कनेक्शन जो इक्विपमेंट एपरेटस या इंस्टॉलेशन में करते हैं उसका आइडिया लग जाता है। एक 3 फेज सप्लाई में जो लाइन के जो तार हैं वो L1, L2, L3 कहलाते हैं और सप्लाई लाइन चाहे वो सर्विस कनेक्शन मीटर में आए या मीटर से मेन बोर्ड में आए या मेन बोर्ड से किसी
किसी अप्लायंसेस पे जाए, इन टर्मिनल्स पे हम L1, L2 और L3 लिखेंगे और इनके कलर नोटेशन रेड, येलो और ब्लू हो सकते हैं जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। और 3 फेज सप्लाई में अगर 4 वायर सिस्टम है तो न्यूट्रल को हम N टर्मिनल कहेंगे। ये काला तार न्यूट्रल वायर का N टर्मिनल इंडिकेट होगा और ये ब्लैक कलर न्यूट्रल की पोजीशन बता रहा है। अगर यही तार किसी उपकरण से जोड़े जाएंगे तो उपकरण में जो लाइन के कनेक्शंस हैं वो U, V, W नोटेशन से बताए जाएंगे और न्यूट्रल का पॉइंट N से ही इंडिकेट होगा तो हम N नोटेशन को काले से जोड़ देंगे और U, V, W पे हम रेड, येलो और ब्लू तार जोड़ देंगे। अगर यही सिंगल फेज सिस्टम होता तो एक लाइन और एक न्यूट्रल, लाइन में हम रेड, येलो, ब्लू कोई भी कलर यूज कर सकते थे और न्यूट्रल ब्लैक कलर से होता। अगर इसी सिस्टम में हम प्रोटेक्शन के लिए कंटिन्यूअस अर्थ वायर रन करते हैं तो उसे हम प्रोटेक्टिव अर्थ PE कहते हैं और अर्थ वायर या तो हरे रंग का होगा या हरे और पीले का कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी वायर के ऊपर इंसुलेशन हरे रंग या हरे पीले रंग के कॉम्बिनेशन का हो सकता है। अगर यही सप्लाई सिस्टम DC सिस्टम होता तो DC में पॉजिटिव टर्मिनल को लाइन प्लस और नेगेटिव टर्मिनल को लाइन नेगेटिव कहते हैं और पॉजिटिव पोलैरिटी की DC सप्लाई रेड वायर से और नेगेटिव पोलैरिटी ब्लू वायर से रिप्रेजेंट होगी। और अगर इसी वायर में मिड वायर होगा तो हम उसे M मिड और ब्लैक कलर से शो करेंगे। अगर ये 3 वायर सिस्टम नहीं है, केवल 2 वायर सिस्टम है तो पॉजिटिव पोलैरिटी रेड और नेगेटिव पोलैरिटी ब्लैक हो सकती है। इलेक्ट्रिक वायरिंग में जो सर्विस कनेक्शन है वो सप्लाई यूटिलिटी, जो विद्युत सप्लाई देने वाली संस्था है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वितरण निगम, उसका जो सप्लाई है उसके कनेक्शन जो घर में या किसी कॉमर्शियल इंस्टॉलेशंस में आते हैं उस लाइन को हम सर्विस कनेक्शन, सेवा संयोजन लाइन कहते हैं। और ये एक कंज्यूमर के मेन बोर्ड में एनर्जी मीटर के ऊपर सबसे पहले जुड़ती है। तो यहाँ जो तीसरा विकल्प है वो सही विकल्प है। हम एनर्जी मीटर से पहले लाइन में खंबे के पास एरियल फ्यूज या मीटर से जस्ट पहले मीटर के ही असेंबली में एक सीरीज में MCB का इस्तेमाल सर्विस लाइन और मीटर को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट कंडीशन से प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। मीटर के बाद ये जो सप्लाई आउटलेट है वो एक मेन आइसोलेटिंग स्विच पर जाता है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में अलग अलग सर्किट्स में MCB लाइन में सीरीज में और न्यूट्रल लिंक से सीधे और ग्राउंड अर्थ बास से जो ग्राउंड कनेक्शन है वो अर्थ लिंक से अलग अलग सर्किट्स को भेज दिए जाते हैं। तो जो सर्विस कनेक्शन है वो सबसे पहले घर में उपभोक्ता के एनर्जी मीटर में आता है। यहाँ तीसरा विकल्प सही विकल्प है। इन दिनों घरेलू और इंस्टीट्यूशनल वायरिंग के लिए हम PVC के कंड्यूट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी पॉपुलरिटी और ज्यादा इस्तेमाल का कारण नमी और दूसरी केमिकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन से अधिक प्रतिरोध देकर अंदर के वायर्स को सुरक्षा प्रदान करना है। इनकी परावैद्युतांक सामर्थ्य, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी है, वजन कम है, लागत कम है और इंस्टॉलेशंस करना भी कन्वीनियंट, आसान है। और इस तरह के PVC कंड्यूट को जब इनमें अंदर तार डाल दिए गए हैं तो इन्हें हम कंक्रीट और प्लास्टर या चूने में दबा सकते हैं और ये सभी चूना, कंक्रीट या प्लास्टर इन PVC पे कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो अंदर की वायरिंग सुरक्षित लंबी उम्र तक कार्य करती है। इस तरह के PVC पाइप कॉमर्शियली 3 मीटर लगभग 10 फुट की लेंथ में अवेलेबल हैं और इनकी आउटर डायामीटर 1.25 इंच 20 mm, 1 इंच 25 mm, 1.25 इंच 32 mm और 1.5 इंच 40 mm ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पे हम 1 इंच 25 mm के और 20 mm डायामीटर के 1.25 इंच के पाइप डोमेस्टिक वायरिंग में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये पाइप 3 लाइट, जिसमें इस मोटाई PVC की दीवार की 1.1 mm है और जो मीडियम कैटेगरी जिसमें हम 1.6 mm मोटाई के पाइप इस्तेमाल करते हैं, इनका हम सामान्य इस्तेमाल घर के अंदर किसी भी वर्टिकल दीवार में तार को डालने में या हॉरिजॉन्टल तार को बढ़ाने में कर सकते हैं। लेकिन छत में जब RCC की कास्टिंग होती है उस दौरान हम हैवी ड्यूटी के, हैवी गेज के 2 mm या इससे भी ज्यादा मोटाई के जो पाइप PVC के होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। मोटे 2 mm वाली थिकनेस वाले PVC ज्यादा मैकेनिकल इंपैक्ट को झेल सकती है और वो हार्ड ड्यूटीज में भी इस्तेमाल की जा सकती है। हमें कई बार इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस के साथ अप्लायंसेज को फ्लेक्सिबल कंड्यूट से जोड़ना होता है और इसके लिए हम फ्लेक्सिबल मेटल जो थ्रेडेड टाइप होते हैं या PVC के कंड्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं और इनकी मदद से हम केबल के जो किनारे किसी वाइब्रेटिंग मशीन्स को
दिए जाते हैं उनके केबल एंड्स को बचाव का काम करते हैं, और हम इस तरह के कनेक्शंस एक स्विच गियर से दूसरे स्विच गियर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और कंट्रोल बोर्ड की पोजीशंस पे भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस तरह के फ्लेक्सिबल कंड्यूट्स की लेंथ 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, एक कंडक्टर के बतौर पतले तारों से इस तरह के गुथे हुए चालक स्ट्रैंडेड कंडक्टर के पास एक ठोस सॉलिड कंडक्टर की तुलना में क्या लाभ है? तो समान काट क्षेत्रफल के लिए अगर ठोस के बजाय हम मल्टी स्ट्रैंड पतले गुथे हुए तारों को कंबाइन करते हैं तो इस प्रक्रिया में लागत बढ़ती है, तो ये गलत विकल्प है। और ये दूसरा विकल्प है, गुथे हुए पतले तारों का चालक अधिक लचीला होता है, तो इंस्टॉलेशन के दौरान इसे प्रयोग करते समय सहूलियत रहती है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम ठोस चालकों के बजाय पतले तारों से इस तरह के गुथे हुए स्टैंडर्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर दोनों चालकों का शुद्ध काट क्षेत्रफल एक समान है तो दोनों में लगभग विभवपात एक समान होगा। दोनों में इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऊपर लगाए गए कुचालक पर निर्भर करता है, और अगर वो दोनों सॉलिड और स्टैंडर्ड दोनों में एक तरह का है तो कुचालक प्रतिरोध भी एक समान होगा। तो सॉलिड के बजाय स्टैंडर्ड लेने से जो लाभ है वो लचीलापन है। इस तरह के पतले गुथे हुए तार अधिक लचीले होंगे और इंस्टॉलेशन में स्थापना के कार्यों में सहूलियत रहेगी। इन दिनों प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन पूछने का प्रचलन है, और पूछा गया है कि जो हमारे 20 mm आउटर डायमीटर, 25 mm आउटर डायमीटर और 32 mm आउटर डायमीटर के पीवीसी कंड्यूट्स हैं, उनमें 650 वोल्ट की ग्रेडिंग वाली पीवीसी इंसुलेशन की जो केबल्स हैं, सिंगल मल्टी स्ट्रैंड इस तरह के जो केबल्स हैं, उनके कितने नंबर पाइप में से निकाले जा सकते हैं, ड्रॉ किए जा सकते हैं? अगर हमारे कंड्यूट की आउटर डायमीटर 25 mm है तो उसमें सबसे छोटा जो 1.5 स्क्वायर mm का कंडक्टर पीवीसी इंसुलेशन के साथ है उसके 8 नंबर पाइप में से खींचे जा सकते हैं। अगर यही कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होकर 2.5 स्क्वायर mm हो जाए तो जो तार हैं वो केवल 1 इंच के 25 mm डायमीटर वाले पाइप में से खींचे जा सकते हैं। और अगर तार का साइज 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 10 या 16 स्क्वायर mm हो जाता है तो जो तारों की संख्या पाइप में से 1 इंच के पाइप में से खींची जा सकती है वो क्रमशः 1 लगातार कम होती हुई 5, 4, 3 या 2 रह जाती है। तो हम याद कर सकते हैं कि एक 25 mm आउटर डायमीटर के पीवीसी कंड्यूट में 2.5 स्क्वायर mm के जो तार होते हैं वो 6 तार खींचे जा सकते हैं। अगर तार 4, 6, 10 या 16 स्क्वायर mm के स्टैंडर्ड साइज में अगर साइज इंक्रीज होता है तो पाइप में से खींचे जाने वाले केबल के नंबर्स एक कम 5, 4, 3, 2 रह जाएंगे। वहीं 2.5 की बजाय अगर 1.5 स्क्वायर mm के पीवीसी इंसुलेटेड तार को खींचा जाए तो ऐसे 8 तार 1 इंच के पाइप में से खींचे जा सकते हैं। 25 mm आउटर डायमीटर की तुलना में 20 mm आउटर डायमीटर के पाइप का काट क्षेत्रफल लगभग आधा रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में 25 की बजाय अगर 20 mm आउटर डायमीटर से 1.5 स्क्वायर mm के तार खींचे जाए तो वो केवल 4 रह जाएंगे। 2.5 स्क्वायर mm के तार केवल 3 खींचे जा सकते हैं। 6 स्क्वायर mm के केवल 2 तार खींचे जा सकते हैं और 16 स्क्वायर mm का केवल 1 तार 20 mm डायमीटर के पाइप में से खींचा जा सकता है। और अगर यही तार हमें 25 mm के बजाय 32 mm डायमीटर के पाइप में से खींचने हो तो तारों की संख्या 25 mm की तुलना में 1.66 5/3 गुना हो जाएगी। अर्थात एक 32 mm डायमीटर के पाइप में से 2.5 स्क्वायर mm के तार 10 खींचे जा सकते हैं। 6 में अगर हम 3 का भाग दें और फिर 5 से गुणा करें तो जो संख्या 10 आएगी वो 10 तार 2.5 स्क्वायर mm के 32 mm डायमीटर के पाइप से खींचे जा सकते हैं। किसी लाइट या पावर के सब सर्किट्स में या एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के सर्किट पे या किसी प्रीमिसेस के सर्विस कनेक्शन में जो कंडक्टर का साइज हमें सेलेक्ट करना होता है वो डिपेंड करता है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी के अनुसार। केबल को कितना करंट लेना है उसके अनुसार हम केबल में कंडक्टर का साइज सेलेक्ट करते हैं। और किसी सर्किट में जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड करंट है, जो सबसे ज्यादा हम उम्मीद कर सकते हैं धारा की, वो तब उत्पन्न होगी जब उसमें सारे जितने भी लगाए गए भार हैं, कनेक्टेड लोड हैं, वो सब के सब एक साथ ऑन कर दिए जाएं, चालू कर दिए जाएं और सब के सब एक ही समय में एक साथ काम करें। लेकिन अक्सर हमारी विद्युत स्थापनाओं में किसी एक परमिसेस में, एक आवास में जितने भी भार हैं वो सारे के सारे एक साथ ऑन और एक साथ पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करते हैं। अक्सर हमारी स्थितियां दूसरी होती हैं। एक सामान्य प्रकाश उत्पन्न करने वाली व्यवस्थाओं में जो घरेलू या संस्थानिक क्षेत्रों में होती हैं वहां हम ये मान सकते हैं कि कुल जो भी लाइट के भार वहां लगाए गए हैं उनमें से केवल 2/3 66% ही किसी एक समय में ऑन होकर काम कर सकते हैं। तो भार
तार में एक साथ सभी परिपथ इस्तेमाल नहीं करने के कारण जो विविधता आती है, डाइवर्सिटी आती है, उस डाइवर्सिटी से हमारी अधिकतम धारा जो ली जा सकती है, संभावित है, उसमें एक गुणक कारक से जो सामान्य लाइटिंग विद्युत स्थापनाओं के लिए 2/3.66 ले लेते हैं, हम परिपथ की अधिकतम वास्तविक धारा जो हो सकती है वो गणना कर सकते हैं। अगर यही विद्युत स्थापना एक छोटी दुकान में या किसी स्टोर में, ऑफिस में या बिजनेस प्रेमिसेस में हो तो वहां डाइवर्सिटी का मान कम होगा और वहां हम इस गुणक को 0.9 ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर किसी एक घर में लाइटिंग इंस्टॉलेशन का कुल स्थापित क्षमता अगर एक साथ इस्तेमाल हो और कुल धारा अगर 10 एम्पियर हो तो हम कह सकते हैं कि उस परिपथ में अधिकतम भार 6.6 एम्पियर तक हो सकता है। और वही अगर एक ऑफिस या बिजनेस प्रेमिसेस होता तो हम कह सकते थे कि 10 एम्पियर के बजाय कुछ बाहर में विविधता होने से अधिकतम भार जो परिपथ में होगा वो 10 एम्पियर का 90% 9 एम्पियर मात्र होगा। किसी पीवीसी इंसुलेटेड केबल में कंडक्टर का जो आकार है वो उसकी धारा क्षमता के साथ साथ जो तार की वायरिंग में लंबाई है और हम अधिकतम क्या स्वीकार्य विभवपात किसी इस तरह के सप्लाई लाइन की केबल में कर सकते हैं उस पर निर्भर करेगा। हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी प्रैक्टिसेस के अनुसार डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में, घरेलू विद्युत प्रतिस्थापनाओं में जो अधिकतम स्वीकार्य विभवपात है चालकों में, जब वो अधिकतम भार धारा को वहन कर रहे हैं तो वो किसी भी हालत से जो हमारी स्टैंडर्ड सप्लाई वोल्टेज है उसके 3% से अधिक नहीं होने चाहिए। अगर तार के एक तरफ का प्रतिरोध R है तो लाइन और न्यूट्रल के रिटर्न दोनों में समान लंबाई और समान काट क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 2R हो जाएगा। और अगर वो अधिकतम भार धारा I वहन कर रहा है तो उसमें जो विभवपात है वो 2 गुना I into R हो गया है। I यहाँ लाइन में अधिकतम भार धारा है और R एक तरफा लाइन के प्रतिरोध का मान है। अगर हमारी मानक विद्युत आपूर्ति 240 वोल्ट की है तो उसका 3% घरेलू सिंगल फेज सप्लाई में अधिकतम विभवपात 7.2 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। और यही 3 फेज आपूर्ति में लाइन टू लाइन के बीच में अगर 400 वोल्ट हमारी मानक विभव मान है तो 3% 12 वोल्ट से अधिक लाइन टू लाइन वोल्टेज में विभवपात किसी भी परिपथ में धारा वहन करते हुए कंडक्टर में नहीं होना चाहिए। अगर किसी लंबे परिपथ में जब तार की अधिक लंबाई लेते हैं, प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है तो विभवपात अगर इन अधिकतम स्वीकार्य सीमाओं से अधिक होने लगता है तो हमें तार का काट क्षेत्रफल बढ़ा लेना होगा ताकि उसका प्रतिरोध कम हो जाए और विभवपात इन्हीं 3% की सीमाओं के अंदर आ जाए। जब एक केबल भार धारा को वहन करती है तो उसमें केबल के तार के प्रतिरोध के अनुपात में धारा प्रवाह से ऊष्मा उत्पादन होता है, अर्थात एक केबल में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो केबल के क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती अनुपात में होती है। और ओवर हीटिंग से अगर ताप अधिक हो जाता है तो हमारे केबल के इंसुलेशन को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें कंडक्टर के साइज ऐसे लेने चाहिए कि तार का प्रतिरोध केबल में कम रहे और किसी भी हालत में पूर्ण भार धारा वहन करते हुए भी ओवर हीटिंग उत्पन्न ना हो। अगर एक लंबी लंबाई की केबल में वोल्टेज ड्रॉप अधिक होने के कारण हमने तार के काट क्षेत्रफल के मान को बढ़ाया गया है तो ऐसी केबल में धारा क्षमता जो परिपथ का भार धारा है उसी को लिया जाता है। हालांकि कंडक्टर का काट क्षेत्रफल अधिक होने से वो अधिक धारा वहन करने की भी क्षमता शायद रखती होगी। किसी विद्युत परिपथ या उप परिपथ में हम अतिभार और लघु परिपथ की स्थितियों से बचाव के लिए रीवायरेबल फ्यूज, MCB या हाई रप्चरिंग कैपेसिटी के HRC फ्यूजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम इस तरह के ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूज की जो रेटिंग है वो भार के अधिकतम मान या केबल की जो क्षमता है इन दोनों में जो भी कम हो उसके अनुरूप लेनी होती है। अगर एक परिपथ में अधिकतम भार 20 एम्पियर है और एक केबल जो हमने वोल्टेज ड्रॉप से सेलेक्ट किया है वो ओवर साइज की 25 एम्पियर धारा क्षमता की है तो हम जो फ्यूज का सिलेक्शन करेंगे वो भार के न्यून मान होने के कारण 20 एम्पियर के अनुरूप होगा। एक केबल में धारा वहन क्षमता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि हम उसमें अतिभार से बचाव के लिए जो तंत्र इस्तेमाल करते हैं वो क्लोज एक्सेस कंट्रोल का ज्यादा सेंसिटिव HRC फ्यूज जैसा जिनमें फ्यूजिंग फैक्टर मात्र 1.1 है और सेंसिटिविटी ज्यादा है, अगर उस अनुरूप के हैं तो हम केबल की धारा वहन क्षमता को 23% अधिक ले सकते हैं। और अगर ये ओपन प्रकार का एक्सेस करंट प्रोटेक्शन है जो कोर्स है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, रिवायरेबल तार जैसा है जिसमें फ्यूजिंग फैक्टर 1.4 की बजाय 2 तक अधिक हो सकता है, बहुत ज्यादा सुग्राह्यता नहीं है, वहां हम किसी केबल की धारा क्षमता को सामान्य धारा क्षमता की बजाय 81% लेंगे। अर्थात एक 2.5 mm का जो हमारा कॉपर का कंडक्टर केबल है जिसकी सामान्य धारा वहन
वहन क्षमता अगर 16 एम्पियर ले ली जाए, तो अगर उसमें सर्किट में सीरीज में HRC फ्यूज का क्लोज एक्सेस करंट बहुत सेंसिटिव अतिभार बचाव तंत्र लगाया हुआ है, तो उसकी क्षमता 23% रेटिंग से अधिक लेके 20 एम्पियर तक ले सकते हैं। इसी तरह से अगर इसी सर्किट में रिवायरेबल तार जैसा फ्यूज का ओवरलोड प्रोटेक्शन है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, तो हमें केबल की रेटिंग को 19% डी रेट करके 81% क्षमता में 16 एम्पियर के बजाय 13 एम्पियर क्षमता पे ही इस्तेमाल करना होता है। तो हम केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटीज को भी उसमें प्रोटेक्शन सुग्राही क्लोज एक्सेस कंट्रोल HRC फ्यूज जैसा है या ओपन कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन है रिवायरेबल फ्यूज जैसा, उसके अनुरूप 23% अतिरिक्त या 19% कम करके एक 2.5 स्क्वायर mm की कॉपर केबल को 16 एम्पियर के बजाय क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में 20 एम्पियर और ओपन कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन में 19% कम 13 एम्पियर धारा पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सामान्यतः जब हम केबल में चालक का साइज चयन करते हैं तो छोटी भार धाराओं की स्थिति में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं और उसी की अनुसार धारा के अनुसार केबल का काट क्षेत्रफल या प्रतिरोध का चयन किया जाता है। इसीलिए कम धारा की सभी स्थितियों में केबल का साइज अक्सर केवल परमिसिबल अधिकतम विभवपात के अनुसार लिया जाता है। ध्यान रहे, किसी डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में अगर हमने केबल में वोल्टेज ड्रॉप को परमिसिबल 3% से ज्यादा कर दिया है तो उपकरणों के सिरों पर जब कम वोल्टेज उपलब्ध होगी तो उनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। जो हमारे प्रतिदीप्ति के लाइट सोर्सेज हैं उनकी लाइट आउटपुट और एफिशिएंसी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिक मोटरों की गतियां कम होने से डिजायर्ड ऑपरेशंस नहीं आएंगे। तो एक सर्किट में प्रॉपर वोल्टेज अप्लायंसेस के सिरों पर रखने के लिए जरूरी है कि जो लाइन में हम कंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप 3% से ज्यादा सप्लाई के एंड से उपकरण के सिरे के बीच तक नहीं होनी चाहिए। परिपथ में किसी भार धारा के लिए क्या कॉपर या एल्युमिनियम के चालक का नॉमिनल काट क्षेत्रफल हमें लेना चाहिए, उसे चयन करने के लिए ये जो पीली हाईलाइट में आई हुई टेबल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसे सुरक्षित दूसरे उपयोगों में भी अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बता रहा है कि किसी भी धारा क्षमता के लिए कॉपर के कंडक्टर की बजाय अगर हम एल्युमिनियम का कंडक्टर का चयन करते हैं तो उसका काट क्षेत्रफल 1.5 गुना लिया जा सकता है। और जो बाजार में हमारे चालक मानक काट क्षेत्रफल में मल्टी स्ट्रैंड फ्लेक्सिबल वायर्स के साथ इन दिनों उपलब्ध हैं, उनके मानक आकार 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm, 16 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm या 35 स्क्वायर mm, 50 स्क्वायर mm एक्सेट्रा हो सकते हैं। तो आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो साइज है वो कॉपर की बजाय अगर एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों की धारा वहन क्षमता एक समान आ सकती है। और अगर हमारा कॉपर का 1 स्क्वायर mm तार की धारा क्षमता अगर हम सामान्य स्थितियों में 7 एम्पियर लें तो वो 1 वोल्ट की ड्रॉप 3.7 मीटर लेंथ पे कर देगी। और अगर हमें टोटल मैक्सिमम 7.2 वोल्ट 3% वोल्टेज ड्रॉप परमिसिबल है तो एक साइड की लेंथ हमारे कंडक्टर की अगर 13.3 मीटर हो गई है तो हमारी वोल्टेज ड्रॉप की लिमिटेशंस आ जाएंगी। और अगर हमारी धारा 7 एम्पियर ही है और वोल्टेज ड्रॉप इस लंबाई के 13.3 मीटर से अधिक होने पर बढ़ रही है तो लंबी अगर लाइन 7 एम्पियर धारा की है तो हम 1 स्क्वायर mm कॉपर के बजाय 1.5 स्क्वायर mm का कॉपर कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से 1.5 स्क्वायर mm में हम 11 एम्पियर की धारा वहन कर सकते हैं और वो 1 वोल्ट की लाइन में वोल्टेज ड्रॉप के लिए 3.9 मीटर की लंबाई इस्तेमाल करती है। तो अगर हमें 3% वोल्टेज ड्रॉप की लिमिट देखें तो 11 एम्पियर धारा के साथ 1.5 स्क्वायर mm का कॉपर कंडक्टर 14 मीटर से कम लंबाइयों पे ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारी सर्किट की लेंथ इससे ज्यादा हो रही है तो 11 एम्पियर धारा के लिए हमें 1.5 स्क्वायर mm की बजाय 2.5 स्क्वायर mm का तार ले लेना चाहिए। इसी तरह से हम किसी दूसरे स्क्वायर mm सेक्शन के साथ जब धाराओं को देखते हैं तो तार का आकार 1 से 4 स्क्वायर mm में 4 गुना हो गया है, लेकिन धारा 7 से 4 गुनी 28 नहीं होके 19 एम्पियर ही क्षमता बढ़ी है, क्योंकि हमें साथ ही साथ टेम्परेचर राइज कंडीशंस को भी कंसिडर करना है। और जब हम तार की डायामीटर बढ़ाते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया दुगनी डायामीटर पे 4 गुना होता है, लेकिन हीट डेसिपेशन का जो सरफेस है वो केवल 2 गुना होता है। तो हीट का उत्पादन ज्यादा होता है और निष्कासन कम होता है तो ताप में वृद्धियां होने लगती है। तो ताप को उसी सीमाओं में रखने के लिए हमें प्रति एकांक काट क्षेत्रफल जो धारा का मान है वो बड़े आकार में उत्तरोत्तर कम कर देना होता है। और हम देखते हैं कि बड़े आकार के तारों में क्योंकि धारा क्षमता टेम्परेचर राइज से बनाई जा रही है तो ऐसी स्थिति में वोल्टेज ड्रॉप की जो सीमाओं के लिए लंबाइयां चाहिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि छोटे काट क्षेत्रफल के तारों का चयन करते समय हमें वोल्टेज
वोल्टेज ड्रॉप की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए और बड़ी धाराओं के केबल का जब हम चयन करते हैं तो ताप वृद्धि से जो धारा क्षमता आ रही है वो ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दो सरल परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि जो फ्लेक्सिबल मल्टीस्ट्रैंड तार हमें मिलता है उसके सिरों पर लग को इस तरह से क्रिपिंग करके कसा के क्रिपिंग टूल से जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या फायदा है। तो निश्चित है फ्लेक्सिबल तार का ये जो बिखरापन है वो थोड़ा सा नीट हो जाता है, साफ सुथरा रूप प्राप्त कर लेता है जब हम क्रिपिंग टूल की मदद से तार के सिरे पे लग लगा देते हैं, लेकिन ये मुख्य फायदा नहीं है। भार की धारा परिपथ में भार के अनुसार और सप्लाई वोल्टेज के अनुसार है। क्रिपिंग करने का भार की धारा से कोई संबंध नहीं है। इस तरह के क्रिपिंग अरेंजमेंट को बदलने की कोई सुविधा है, ये भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारे तार के जो कनेक्शंस होते हैं वो अगर ढीले रह जाते हैं बिना क्रिपिंग के, अगर हम सिर्फ तारों को एंटन लगा के या सिंपल नट बोल्ट में कस के इस्तेमाल करते हैं तो ढीले संयोजनों में संपर्क का प्रतिरोध अधिक होने से ऊष्मा उत्पादन होने लगता है। और अगर एक परिपथ में 20 एम्पियर या अधिक धारा है और लूज कॉन्टैक्ट है तो वो कॉन्टैक्ट के ऊपर ओवर हीटिंग से ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है जो बहुत बड़ी दुर्घटनाओं के कारण हो सकती हैं। तो सभी अधिक धारा वहन करने वाले तारों को हम लग के साथ एक सुटेबल क्रिपिंग टूल से क्रिप करके इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की क्रिपिंग से हमारे लूज कॉन्टैक्ट्स के कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट के ऊपर हीटिंग, टेम्परेचर राइज और मेंटेनेंस की समस्याएं कम हो जाती हैं। एक बहुत अधिक व्यवहारिक और परीक्षा उपयोगी प्रश्न के साथ आज की लर्निंग वीडियो की समाप्ति करते हैं। अगर 400 वोल्ट की 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ अगर हम एक एसी मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो प्रति हॉर्स पावर वो सप्लाई से कितनी धारा लेगी। हम सामान्य मोटर की एफिशिएंसी 85% और पूर्ण भार क्षमता पर कार्य करते समय शक्ति गुणांक को 0.8 मान सकते हैं। तो एक त्रिकला आपूर्ति में अगर लाइन वोल्टेज VL, लाइन धारा IL हो और परिपथ में उपकरण का शक्ति गुणांक cos phi हो तो उसका जो पावर इनपुट है वो √3 VL IL cos phi ये स्वरूप रखता है। और हमें पता है कि हमारी मोटरों में ये जो रेटिंग दी हुई होती है वो उसका मैकेनिकल आउटपुट है, न कि इलेक्ट्रिकल इनपुट। और हमें पता है इलेक्ट्रिकल इनपुट और मैकेनिकल आउटपुट का जो संबंध है एफिशिएंसी के साथ, एफिशिएंसी आउटपुट और इनपुट का रेशो होता है। तो हम आउटपुट से एफिशिएंसी का भाग देके इनपुट निकाल सकते हैं। यहाँ 1 HP जो 1 हॉर्स पावर ब्रिटिश हॉर्स पावर है तो हमें इसे 735 से मल्टीप्लाई करके वॉट में बदल लेना है। और यही 1 हॉर्स पावर मैट्रिक की बजाय ब्रिटिश हॉर्स पावर होती तो हमें यहाँ 746 से मल्टीप्लाई करना होता। हॉर्स पावर को हम वॉट में कन्वर्ट कर लेते हैं और आउटपुट में एफिशिएंसी का भाग देने पे इनपुट आ जाएगा। और इनपुट में अगर √3 VL cos phi का हम भाग देते हैं तो लाइन करंट का मालूम हो जाएगा। हमारी सप्लाई वोल्टेज 400 वोल्ट है। एफिशिएंसी मोटर की फुल लोड पे 85% और फुल लोड का पावर फैक्टर cos phi 0.8 है। गणना करने पर 1 हॉर्स पावर की मोटर जिसकी टिपिकल एफिशिएंसी 85% और पावर फैक्टर 0.8 है, करंट लगभग 1.55 एम्पियर आ गया है। अगर यही मोटर 5 HP की होती तो इसका करंट 7.6 एम्पियर के आसपास होता। हम एक अंगूठा छाप नियम के अनुसार 1 HP का 1.5 एम्पियर करंट के हिसाब से किसी भी मोटर का फुल लोड करंट अगर वो 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई से जोड़ी जा रही है तो हॉर्स पावर से लाइन करंट 1.5 गुना करके सीधा एम्पियर में ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से वायरिंग में जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के रूल्स हैं उनकी समझ बेहतर बनी होगी और एक परिपथ में धारा क्षमता और केबल के साइज को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी सैद्धांतिक और व्यवहारिक समझ है वो भी परीक्षा उपयोगी बन गई है। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं इतनी ही खूबसूरत एक दूसरी लर्निंग वीडियो के साथ। एक बार फिर हमारी सारी लर्निंग वीडियो देखने, सराहने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।